नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करने का बेहतर तरीका ये होता है कि उसका पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अच्छे से जानना, क्योंकि उसी पैटर्न पर क्वेश्चन पूछा जाता है और कई क्वेश्चन रिपीट भी होता है। तो मैं इस सीरीज में आपको 2011 से लेकर 2023 तक बिहार एसएससी द्वारा पूछा गया सभी प्रश्न बताऊंगा, साथ में महत्वपूर्ण प्रश्न भी बताऊंगा जो परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 है कि स्तनधारियों में लिंग क्रोमेटिन या बार बॉडी होते हैं, उसका उदाहरण है। यह बीएसएससी सीजीएल 2022 में पीटी में पूछा गया प्रश्न है। तो इसका करेक्ट आंसर है वैकल्पिक हेटेरोक्रोमेटिन। वैकल्पिक हेटेरोक्रोमेटिन जो है वो स्तनधारियों में लिंग क्रोमेटिन या बार बॉडी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उस मॉडल का नाम बताइए जिस पर भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना आधारित है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका करेक्ट आंसर है पीसी महालनोबिस मॉडल। ये क्वेश्चन देखिए, पंचवर्षीय योजना से रेलवे एनटीपीसी जो एग्जाम हुआ था उसमें भी कई क्वेश्चन पूछा गया था और बिहार एसएससी सीजीएल में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो पंचवर्षीय योजना से क्वेश्चन पूछा जाता है। दोस्तों किसी भी कंपटीशन की तैयारी करने का शानदार तरीका ये होता है कि जब भी आप पढ़ें, आपके सामने जो क्वेश्चन आए उससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में पूछा जाता है, सबको एक साथ रिवीजन करना चाहिए। जैसे पंचवर्षीय योजना से कई क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो जैसे पहली पंचवर्षीय योजना कब हुआ, तो 51 से 56, 1951 से 56 हुआ था। दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 61, तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 66 तक हुआ था, ठीक है। और 66 से 69 एक योजना अवकाश कहलाता है। एक क्वेश्चन डायरेक्ट ये भी पूछा जाता है कि योजना अवकाश कहलाता है, तो याद रखना है आपको 1966 से 69 जो कि योजना अवकाश हुआ था, और उसके बाद 69 से 74 हुआ था चौथी पंचवर्षीय योजना, ठीक है। अब एक क्वेश्चन ये अगर ये पूछा गया है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है, तो पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित है। पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है, तो हेरोड डोमर मॉडल पर आधारित है। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। और एक क्वेश्चन आता है कि जो राउरकेला इस्पात संयंत्र है और दुर्गापुर इस्पात संयंत्र है, भिलाई इस्पात संयंत्र है, ये जो इस्पात संयंत्र है इसकी स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ था, तो दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ था। ये याद रखना है। और एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि दुर्गापुर किसके सहयोग से स्थापित हुआ था। दुर्गापुर जो इस्पात कारखाना है किसके सहयोग से स्थापित हुआ, तो दुर्गापुर को हुआ था ब्रिटेन के सहयोग से। इसे याद रखना है, द्रविड़, दुर्गापुर ब्रिटेन के सहयोग से। उसके बाद राउरकेला हुआ था जर्मनी के सहयोग से। तो राउरकेला इस्पात कारखाना जो स्थापित हुआ था जर्मनी के सहयोग से, इसे याद रखना है, राज यानी राउरकेला जर्मनी के। एक होता है भिलाई, भिलाई इस्पात कारखाना जो है वो रूस के सहयोग से स्थापित हुआ था। तो भिलाई को याद रखना है भीरू, है ना, भिलाई रूस के सहयोग से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। देखिए मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन जो आ रहा है उसका मैं अलग से पूरा मैथ और एक रीजनिंग का अलग से वीडियो मैं बना दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समान वायुदाब वाले स्थलों को जोड़ने वाली रेखाओं को कहा जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर है ये समदाब रेखा कहा जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्जाम में पूछा जाता है। समान वायुदाब वाले जो रेखा को जोड़ने वाली समदाब रेखा, इसे इंग्लिश में देगा अगर तो आइसोबार कहलाता है, ठीक है, आइसोबार। एक क्वेश्चन याद रखना है आपको ये भी कि समान वर्षा वाले रेखाओं को जोड़ने वाली रेखा क्या कहलाती है, वो कहलाती है आइसोहाइट। देखिए आइसोहाइट नाम में देखिए हाइट लिखा है, लेकिन समान वर्षा वाले को जोड़ता है। समान ऊंचाई वाले को अगर बोलेगा तो ऐसा नहीं है कि समान ऊंचाई वाले अगर ऑप्शन में रहेगा तो उसमें नहीं टिक करना है, समान वर्षा वाले स्थान को जोड़ता है आइसोहाइट, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, जीके का कहां से स्टार्ट हो रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 में है कि कोरियोलिस बल तथा दाब प्रवणता बलों में संतुलन से उत्पन्न समदाब रेखाओं के समानांतर पवनें हैं, तो वो क्या कहलाता है, वो भू विक्षेपी पवन है। क्या है, देखिए कोरियोलिस बल तथा दाब प्रवणता बलों में संतुलन से उत्पन्न समदाब रेखाएं के समानांतर जो पवनें हैं वो भू विक्षेपी पवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बंगाल में पागलपंथी आंदोलन का संस्थापक नेता कौन था, तो ये था करम शाह, ठीक है। इसे याद ऐसे रखना है, देखिए वो बेचारा ऐसे बोल ले कि वो बेचारा पागल है यानी उसका कर्म खराब है, वो पागल है उसका कर्म खराब है, यानी पागलपंथी आंदोलन के नेता कौन है, करम शाह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा को कितने देश स्पर्श कर रहे हैं, तो इसका करेक्ट आंसर है ये 7 देश स्थलीय सीमा से
सटा हुआ है, ठीक है। इसे याद कैसे रखना है, देखिए उसमें है बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान। इसे याद ऐसे रखना है बचपन, देखिए बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, ये 4 देश हो गया। उसके बाद म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान। इसे याद रखना है बचपन में MBA, ठीक है। यानी बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार और भूटान और अफगानिस्तान, बचपन में MBA, ये 7 देश हैं जो अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा से साझा करता है। अगर पूछे कि कुल कितने देश जो कि सीमा से साझा करता है, तो वो 9 देश है, ठीक है। यानी कि स्थलीय और जलीय सीमा दोनों मिलाकर है 9 देश है। 7 है स्थलीय, 2 है जलीय सीमा से सीमा साझा करता है। वो जो 2 है वो कौन है, मालदीव और श्रीलंका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 17 कि चीन की राष्ट्रीय भाषा क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर है मंदारिन। चीन की राष्ट्रीय भाषा क्या है, मंदारिन है, ठीक है। चीन की राजधानी कहाँ है, बीजिंग है। चीन की मुद्रा क्या है, तो युआन है, ठीक है, युआन है। और अगर युआन ऑप्शन में नहीं दे, रेन मिनबी अगर दे तो वो भी आंसर होता है, ठीक है। जापान की राजधानी कहाँ है, टोक्यो। देखिए पड़ोसी देश का राजधानी मुद्रा निश्चित रूप से याद रखना है। जापान की राजधानी है टोक्यो, मुद्रा क्या है, येन। भूटान की राजधानी है थिम्पू, मुद्रा क्या है, नगुल्ट्रम। भूटान की मुद्रा क्या है, नगुल्ट्रम। म्यांमार की जो राजधानी है वो नेपीदा है, नेपीदा। ये तो नई पैताब इस तरह से भी देता है, नेपीदा। मुद्रा क्या है, कयात। म्यांमार की मुद्रा क्या है, कयात। ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 कि इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2022 किसके द्वारा जीता गया। यानी इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2022 किसे मिला, गीतांजलि श्री को मिला है, ठीक है। किस उपन्यास के लिए मिला है, तो टॉम्ब ऑफ सेंड मिला, यानी कि रेत की समाधि, टॉम्ब ऑफ सेंड पुस्तक किसने लिखा, तो गीतांजलि श्री ने लिखा। इसके लिए इसे इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2022 मिला, ठीक है। अब इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार 2023 किसे मिला, तो गोस्पो डिनोब को मिला, ठीक है। याद रखना है गोस्पो डिनोब को इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार 2023 मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तरी गोलार्ध में प्रति चक्रवात में पवन संचरण की दिशा होती है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, घड़ी के सुई के अनुदिश होती है, यानी कि घड़ी के सुई के दिशा में होती है। देखिए उत्तरी गोलार्ध में प्रति चक्रवात, एंटी जो चक्रवात है, यानी कि प्रति चक्रवात जो है उत्तरी गोलार्ध में, जैसे कि ये उत्तरी गोलार्ध हो गया और ये दक्षिणी गोलार्ध हो गया, तो उत्तरी गोलार्ध में जो है वो प्रति चक्रवात की दिशा है घड़ी के सुई के अनुदिश है, ऐसे घड़ी के सुई के अनुदिश है, ठीक है। और दक्षिणी गोलार्ध में पूछेगा तो घड़ी के सुई के विपरीत है, ऐसे है ना, एंटी क्लॉकवाइज चलती है। किसके बारे में बात हो रहा है, प्रति चक्रवात के बारे में, ठीक है। प्रति चक्रवात की दिशा उत्तरी गोलार्ध में घड़ी के सुई की दिशा में है और दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी के सुई के विपरीत दिशा में है। चक्रवात के बारे में पूछे तो ठीक इसका उल्टा कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से बिहार का कौन सा जिला फलों का सबसे बड़ा उत्पादक है। सबसे ज़्यादा फल उत्पादक वाला जिला कौन सा है, मुजफ्फरपुर है, ठीक है। इसे याद रखना है, मुजफ्फरपुर है। और सबसे ज़्यादा लीची कहाँ उत्पादन होता है, तो मुजफ्फरपुर में होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29 में जीके का क्वेश्चन है, जीके और साइंस पूरा क्वेश्चन इसमें देखेंगे, दोनों जीके और साइंस सभी का देखेंगे। तो वुड डिस्पैच किस से संबंधित है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, शिक्षा सुधार से संबंधित है वुड डिस्पैच। अब एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है, तो वुड डिस्पैच को ही कहा जाता है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2024 का ओलंपिक कहाँ आयोजित होगा, तो 2024 का जो ओलंपिक है वो पेरिस में होगा ना, फ्रांस की राजधानी पेरिस में होगा। अब देखिए ओलंपिक खेल से जो हुआ उसको याद रखना है और जो आगे होगा उसको याद रखना है, ठीक है। देखिए 2020 का जो ओलंपिक खेल हुआ था 21 में हुआ था, 2020 वाला 21 में हुआ था, कहाँ हुआ था, तो टोक्यो में हुआ था, ठीक है, टोक्यो ओलंपिक हुआ था। 2024 में कहाँ होगा, पेरिस में होगा। अब है कि एक है शीतकालीन ओलंपिक, ये ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की बात हो रही है। शीतकालीन ओलंपिक 2022 में हुआ था और 26 में होगा। तो 2022 में कहाँ हुआ था, चीन के राजधानी बीजिंग में हुआ था शीतकालीन ओलंपिक। और 2026 में जो शीतकालीन ओलंपिक होगा वो इटली में होगा, ये ध्यान रखना है। एसएससी सीजीएल में क्वेश्चन पूछा हुआ है, इटली में होगा 2026 का शीतकालीन ओलंपिक,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस तत्व तक अष्टक का नियम लागू पाया गया है? तो ये पाया गया है कैल्शियम तक, ये ध्यान रखना है। इसका करेक्ट आंसर है कैल्शियम तक जो है अष्टक का नियम लागू पाया गया है। अब यहाँ एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि आवर्त सारणी का अष्टक का नियम किसने दिया? तो न्यूलैंड्स ने दिया। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अष्टक नियम किसने दिया? न्यूलैंड्स ने दिया। इसमें क्या होता है कि पहला तत्व का जो गुण होता है वो हर आठवें तत्व के मतलब आठवें तत्व के गुण के बराबर होता है, गुण के एक समान होता है। ठीक है, जैसे अगर क्वेश्चन आपसे पूछ दिया जाए कि जो अष्टक के नियम के अनुसार तीसरा तत्व जो है तो अगला तत्व फिर क्या होगा, तो इसमें क्या करना है 7 जोड़ देना है, यानी 10वां तत्व होगा। कैसे? देखिए, पहला तत्व है, अगर पहला तत्व बोला है 8वें के बराबर है, ठीक है, यानी इसमें कितना ऐड हुआ है 7 है ना, 7 ऐड हुआ है। तो उसी प्रकार तीसरा तत्व अगर बोले तो फिर कौन सा तत्व इसके समान होगा, तो इसमें 7 जोड़ दीजिए तो 10वें तत्व के बराबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम संशोधन अधिनियम 1951 में वो क्या हुआ था, कौन सा था? तो वो 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। पहला जो भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब हुआ? 1951 में हुआ। कौन सा अनुसूची जोड़ा गया था? 9वीं अनुसूची जोड़ा गया था। और 9वीं अनुसूची में क्या है? तो भूमि सुधार संबंधी अधिनियम है। ठीक है, देखिए भारतीय के मूल संविधान में 8 अनुसूची थी, ठीक है, बाद में 4 अनुसूची को जोड़ा गया है, तो वर्तमान अभी 12 अनुसूची। ये जो बाद में 4 अनुसूची जोड़ा गया है इससे क्वेश्चन निश्चित रूप से पूछा जाता है। तो उसमें कौन कौन सा है? देखिए 9वीं अनुसूची है, ठीक है, उसमें भूमि सुधार संबंधी है। 10वीं अनुसूची में क्या है? दल बदल अधिनियम है। 11वीं अनुसूची में पंचायती राज है। 12वीं में नगर पालिका है। याद रखना है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि दल बदल अधिनियम किस में कौन से अनुसूची में है? तो 10वीं अनुसूची में है। पंचायती राज व्यवस्था किस अनुसूची में? 11वीं में। नगर पालिका किस में? 12वीं में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जल के पोषक समृद्धि द्वारा झील का प्राकृतिक काल प्रभावन एजिंग दर्शाने की क्रिया को कहते हैं। तो ये कहा जाता है सुपोषण, है ना। जल के पोषण समृद्धि द्वारा झील का प्राकृतिक काल प्रभावन दर्शाने की क्रिया सुपोषण कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी टीम सबसे ज़्यादा IPL टाइटल जीती है? तो ये उस समय की बात है जिस समय ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो उस समय मुंबई सबसे टॉप में था, 5 टाइटल्स जीता था। लेकिन अब है क्या, चेन्नई भी बराबर हो गया है ना, 5 IPL चेन्नई भी जीता है, तो दोनों 5-5 जीता है, मुंबई और चेन्नई। अब क्वेश्चन ये याद रखना है आपको, IPL से क्वेश्चन पूछा जाता है खास करके बिहार के एग्जाम में। तो IPL 2023 में जो हुआ वो उसका विजेता कौन है? तो चेन्नई सुपर किंग्स है। उप विजेता कौन है? गुजरात टाइटन, है ना। गुजरात टाइटन्स को हराकर चेन्नई जीता है, ठीक है। अब पहली बार IPL कब हुआ था, कौन सी ईस्वी में हुआ था? तो 2008 में हुआ था। ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, पहली बार IPL हुआ। और 2023 में जो IPL हुआ वो कौन सा संस्करण हुआ? तो 16वीं संस्करण हुआ, ये भी ध्यान रखना है, 16वीं संस्करण हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 41 में है कि राज्यपाल एवं मंत्रिपरिषद के बीच संवाद के प्रमुख तंत्र के रूप में मुख्यमंत्री के कर्तव्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो इसका करेक्ट आंसर है अनुच्छेद 167 में। क्या है कि राज्यपाल एवं मंत्रिपरिषद के बीच वो संवाद के प्रमुख तंत्र है अनुच्छेद 167 में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में 10वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया? देखिए 10वीं अनुसूची से क्वेश्चन पूछा गया है, निश्चित रूप से पूछा जाता है, आपको सब याद रखना है ना। 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं, मतलब 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं, ये चारों याद रखना है। तो 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया। 10वीं अनुसूची में क्या दल बदल है, इसको जोड़ा गया था 52वां संविधान संशोधन 1985 में। 52वां संविधान संशोधन 1985 में जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रोग सिलीपद का कारक है, इसका करेक्ट आंसर है ये बुचेरेरिया। रोग सिलीपद जो है एलिफेंटिएसिस का कारक कौन सा है? तो बुचेरेरिया। बांग्लादेश सरकार को मान्यता प्रदान करने वाला प्रथम देश कौन सा था? तो वो था भारत। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारत। बांग्लादेश सरकार को मान्यता प्रदान करने वाला प्रथम देश भारत था। अच्छा, बांग्लादेश स्वतंत्र कब हुआ? 16 दिसंबर 1971 में हुआ। बांग्लादेश की राजधानी कहाँ है? ढाका। बांग्लादेश की मुद्रा कहाँ है? मुद्रा क्या है? वो है टाका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 46 में है कि हमारे शरीर के दैनिक लय 24 घंटे के जो नियमन का एक महत्वपूर्ण कार्य कौन सा हार्मोन करता है, जो स्त्रावन किस ग्रंथि से होता है? मतलब फिर से क्वेश्चन समझिए, हमारे शरीर की दैनिक लय के नियमन का एक महत्वपूर्ण कार्य कौन सा हार्मोन करता है और स्त्रावन किस ग्रंथि से होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ये इसका कार्य करता है मिलेटोनिन और पीनियल ग्रंथि से
स्त्राव होता है। ठीक है, मेलेटोनिन करता है और पीनियल ग्रंथि से स्त्राव होता है। अब पीनियल ग्रंथि से आपको कुछ याद आ रहा है? मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सा है? तो पीनियल ग्रंथि ये है। ठीक है, ये मस्तिष्क में पाया जाता है। जब मानव शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा है? तो यकृत है, ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के महान्यायवादी से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इसमें क्या हुआ, भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा नियुक्त होता है, ये गलत है, क्योंकि भारत के महान्यायवादी जो है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है। और दूसरा में है कि वह भारत सरकार के विधि संबंधी विषयों पर सलाह देता है, ये सही है। तो इसका करेक्ट आंसर है केवल 2 सही है। ठीक है, और भारत का महान्यायवादी किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 76 में है, इसे याद रखना है। नियुक्त कौन करता है? राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश के अवयवी कणों में विभाजन को क्या कहते हैं? तो अवयवी कणों में विभाजन जो होता है वो कहलाता है विक्षेपण। ठीक है, और क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि सबसे अधिक विचलन किस रंग का होता है? तो वो बैगनी रंग का होता है। सबसे कम विचलन किसका होता है? लाल रंग का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस शब्द को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस द्वारा विल्ड्रन है चिल्ड्रन वर्ड ऑफ द ईयर 2021 किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एंजाइटी, यानी चिंता को जो होता है ना, इंग्लिश होता है एंजाइटी। ये 2021 चिल्ड्रन वर्ड ऑफ द ईयर 2021 चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52, निम्न में से कौन सा क्षेत्र देश के परिवहन के सकल मूल्यवर्धन में सर्वाधिक योगदान करता है? तो देश का जो सकल मूल्यवर्धन में सर्वाधिक योगदान किसका है? रेलवे का है। ठीक है, रेलवे में भी किसका है? तो माल भाड़े का है, इसे याद रखना है। एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि देश का जो जीडीपी में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है? तो तृतीय क्षेत्र ऑप्शन में रहे तो तृतीय क्षेत्र मानना, या तो सेवा क्षेत्र, उसी को कहा जाता है तृतीय क्षेत्र को। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा ये जो पहली बार रेलगाड़ी कब चला था? तो रेलगाड़ी पहली बार 1853 में चला था, लॉर्ड डलहौजी के समय में, बम्बई से थाने के बीच चला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57 है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पंचायती राज से संबंधित है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए आपको यहाँ से 2-3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन याद ही रखना है। पंचायतों की शक्तियाँ, प्राधिकार तथा उत्तरदायित्व का प्रावधान किया गया है, तो किस अनुच्छेद में है? यानी कि जो पंचायत का शक्तियाँ हैं वो किस अनुच्छेद में है? तो वो है अनुच्छेद 243 के जी में है। इंग्लिश में अगर जी आता है तो को खो में कौन सा आएगा? को खो गो घो या चो छो आएगा 7वें नंबर पे, है ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 243 के जी में, ठीक है, यानी कि 243 के 6 में है। ठीक है, इसे याद कैसे रखना है? देखिए, पंचायत की शक्ति, तो शक्ति आते हैं तो बचपन में खाते थे पार्ले जी खाने से शक्ति मिल जाती है। ठीक है, शक्ति मिल जाती है, तो पंचायतों को शक्ति बोलेगा तो जी वाला टिक कर देना है ना। 243 का जी, पार्ले जी खाने से शक्ति होती है, तो इसे रिलेट करके याद रख लेना है। ठीक है, और एक क्वेश्चन आपको याद रखना है कि ग्राम सभा किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 243 के को में है। ठीक है, यानी कि 243 के ए में है, यानी कि ग्राम सभा को में है। ठीक है, ये याद रखना है। और एक क्वेश्चन याद रखना है कि जो अवधि है पंचायतों का, जो होता है ना मुखिया सरपंच, ये सब का जो कार्यकाल अवधि होता है जो 5 वर्ष का होता है, वो किस अनुच्छेद में है? जो पंचायतों की अवधि है वो है अनुच्छेद 243 का ई में है। ठीक है, आप देखिए ABCD में देखिए ई कौन से स्थान पर आता है? 5वें स्थान पर आता है। ठीक है, तो 5वें स्थान पर आता है, यानी कि कार्यकाल कितना होता है? 5 साल होता है। तो वहाँ से रिलेट करना है, जो कार्यकाल के बारे में पूछेगा तो वो 5 साल का होता है। तो 5वें नंबर पर कौन आता है? तो ई आता है। ABCD ई कि कौन से नंबर पे आता है? 5वें नंबर पे। तो इस तरह से इसको याद करना है। अच्छा, एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि राज्य वित्त आयोग का किस अनुच्छेद में है? तो राज्य वित्त आयोग का गठन है अनुच्छेद 243 के आई में। आई वित्त आयोग का गठन, आई आयोग, ऐसे रिलेट करके याद रखना है। फिर से एक बार समझिए, जी के बारे में बोलेगा, यानी कि पंचायतों की शक्ति, यानी पार्ले जी खाने से शक्ति मिल जाती है। और ग्राम सभा है अनुच्छेद 243 के को में है। और कार्यकाल जो है तो ई, कार्यकाल क्या होता है? 5 साल होता है। तो 5वें नंबर पर कौन आता है? ई आता है। ठीक है, तो 243 के ई में है कार्यकाल, और आई में है आयोग, यानी वित्त आयोग का गठन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर है 60, म्यांमार का पुराना नाम क्या था? तो इसका करेक्ट आंसर है बर्मा। म्यांमार का पुराना नाम था बर्मा। बर्मा भारत से कब अलग हुआ, यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है।
तो 1937 में हुआ था। म्यांमार की राजधानी क्या है? तो नई पैता है, नई पैताब बोलिए, या तो नई नाय पीदा, ठीक है। इसकी मुद्रा क्या है? कयात। म्यांमार की मुद्रा क्या है? कयात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवतल दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के व्यास यानी कि d एवं उसकी फोकस दूरी f में संबंध है। तो इसका संबंध है d बराबर 4f, ठीक है। इसे याद रखना है, d इक्वल टू 4f। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देश का सबसे अच्छा उदाहरण मध्य अटलांटिक कटक है। तो इसका करेक्ट आंसर है अपसारी सीमा का सबसे अच्छा उदाहरण जो है मध्य अटलांटिक कटक है। इसे याद रखना है, अपसारी सीमा का सबसे अच्छा उदाहरण मध्य अटलांटिक कटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 68, ऋषि सुनक नए प्रधानमंत्री है। तो नई प्रधानमंत्री ऋषि सुनक कहाँ का है? ब्रिटेन का है, यानी कि यूके का है, और ये भारतीय मूल का है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना है। ब्रिटेन के अभी जो वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है? ब्रिटेन के यही ऋषि सुनक है, इसे याद रखना है, ठीक है। और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री अभी कौन है? तो इसे भी याद रखना है, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथोनी अल्बानीज। एंथोनी अल्बानीज। इटली के प्रधानमंत्री कौन है? तो वो है जियोर्जिया मेलोनी। जियोर्जिया मेलोनी। और कनाडा के भी प्रधानमंत्री कौन है? काफ़ी अभी चर्चे में है, तो ये हैं जस्टिन ट्रूडो, ठीक है। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 74 कि निम्नलिखित में से कौन अक्रिस्टलीय है? तो अक्रिस्टलीय और क्रिस्टलीय डायरेक्ट उदाहरण से क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपको उदाहरण कुछ याद भी रखना है, ठीक है। अक्रिस्टलीय में आता है कांच, ठीक है, ये कांच है अक्रिस्टलीय। देखिए, वैसा ठोस जिनमें अवयवी कणों की निश्चित और नियमित व्यवस्था नहीं होती है, वो अक्रिस्टलीय ठोस कहलाता है। जैसे रबर, कांच, प्लास्टिक, ये सब क्या है? अक्रिस्टलीय ठोस है। रबर, कांच, प्लास्टिक ये अक्रिस्टलीय है, ठीक है। और क्रिस्टलीय कौन सा होता है? कि वैसा ठोस जिसमें अवयवी कणों की निश्चित और नियमित व्यवस्था होती है, उसे क्रिस्टलीय ठोस कहा जाता है। क्रिस्टलीय का उदाहरण याद रखना है, साधारण नमक, ये क्रिस्टलीय में आता है, उदाहरण है। ग्रेफाइट, हीरा, ये सब क्रिस्टलीय है। लोहा, सोना, तांबा, ये सब क्रिस्टलीय का उदाहरण है, इसे याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 77 कि केपलर के ग्रह गति के नियमानुसार सूर्य के परितः वृत्ताकार कक्षा में परिभ्रमण कर रहे ग्रह के समय t तथा उसकी कक्षा की त्रिज्या कैपिटल R में संबंध है। तो इसका आंसर क्या होगा? टी स्क्वायर, यानी कि टी जो समय है, समय का वर्ग समानुपाती होता है त्रिज्या के घन के समानुपाती होता है, यानी कि समय का वर्ग त्रिज्या के घन के समानुपाती होता है, इसे याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुस्तक अनफिनिश्ड ए मेमोयर के लेखिका कौन है? पुस्तक है जो अनफिनिश्ड ए मेमोयर के लेखिका कौन है? वो है प्रियंका चोपड़ा जोनस। प्रियंका चोपड़ा वो वाला नहीं है ना, प्रियंका चोपड़ा जोनस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81। देखिए, राजधानी से क्वेश्चन और मुद्रा से क्वेश्चन निश्चित रूप से पूछा जाता है, इसलिए आपको पड़ोसी देश हो और जो चर्चा में हो, जो खास करके जिसके बारे में, जैसे कजाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये सब का याद रखना है। आपको याद भी करवा देंगे, आप चैनल पर बने रहें। सारे राजधानी मुद्रा जब भी इंपॉर्टेंट जो रहेगा आपको मैं बताऊंगा। तो कजाकिस्तान की राजधानी क्या है? तो कजाकिस्तान की राजधानी है अस्ताना, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर है सी, कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना। कजाकिस्तान की मुद्रा क्या है? तो टेगने है। टेगने या टेंगे भी कभी देता है, कजाकिस्तान की मुद्रा है टेगने। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर है 87। भारत में मिड डे मील योजना कब प्रारंभ की गई है? तो इसका करेक्ट आंसर है 15 अगस्त 1995 को ये मिड डे मील योजना प्रारंभ हुआ था। इस टाइप के क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको याद रखना है, ठीक है। और जब भी कभी ईस्वी वाला क्वेश्चन है तो आप कोशिश करिए कि कोई और ईस्वी वाला घटना जो है उसको रिलेट करिए। दो जब रिलेट हो जाएगा ना तो याद रहता है, ठीक है। अब मिड डे मील कभी जैसे भूल जाइएगा, तो आपको एक चीज़ और इंपॉर्टेंट आपको रिलेट कराता हूँ। जैसे कि मिड डे मील योजना 15 अगस्त 1995 में शुरू हुआ। भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुआ? तो ये भी 15 अगस्त 1995 में हुआ। अब 2 हो गया साथ में, ठीक है। अब आपको याद रहेगा कि भारत में मिड डे मील योजना जो बच्चों को स्कूल में देता है, मिड डे मील योजना, और इंटरनेट की शुरुआत भी 15 अगस्त 1995 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस कहवा की किस्म का उत्पादन भारत में सबसे अधिक होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है अरेबिका प्रकार का जो कहवा है वो भारत में सबसे अधिक उत्पन्न होता है, ठीक है। कहवा को है ना इंग्लिश में ही कॉफ़ी कहा जाता है, यानी कि कॉफ़ी को ही
कहवा कहा जाता है। ठीक है, अब यहाँ से 2 क्वेश्चन पूछा जाता है कि कॉफ़ी का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन सा है, वो है ब्राज़ील। ठीक है, और भारत में किस राज्य में सबसे अधिक कॉफ़ी का उत्पादन होता है, वो होता है कर्नाटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में स्थापित पहला राष्ट्रीय उद्यान है, तो ये है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, इसे याद रखना है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। किस राज्य में है, तो उत्तराखंड में है, इसे याद रखना है। और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का जो है उसका पहले नाम क्या था, हेली नेशनल पार्क, और फिर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क हुआ, और वर्तमान में अब नया नाम फिर रखा गया है, क्या नाम है, रामगंगा नेशनल पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 94। पद्म विभूषण विजेता प्रभा आत्रे निम्नलिखित में से किससे जुड़ी है, तो प्रभा आत्रे जो है किस क्षेत्र से जुड़ी है, वो है संगीत से जुड़ा हुआ। ठीक है, स्वर संगीत से। इसका करेक्ट आंसर हो गया बी। अब देखिए, पद्म विभूषण 2022 से, ये 22 में इसको मिला था प्रभा आत्रे को, ये क्वेश्चन पूछा गया। तो 2023 वाला आपको पद्म विभूषण कितने लोगों को मिला, किसको किसको मिला, ये याद रखना है। तो पद्म विभूषण 2023 में 6 लोगों को मिला, ये याद रखना है। ठीक है, और पद्म विभूषण 6, और पद्म भूषण 9 लोगों को मिला, और पद्म श्री 91 लोगों को मिला, यानी कि कुल 106 लोगों को पद्म पुरस्कार मिला है 2023 में। ठीक है, अब पद्म विभूषण सबसे बड़ा होता है, भारत रत्न के बाद पद्म विभूषण, उसके बाद होता है पद्म भूषण, उसके बाद होता है पद्म श्री। ठीक है, तो पद्म विभूषण जो बड़ा होता है तो वो 6 लोगों को मिला। किसको किसको मिला, तो बालकृष्ण दोषी, जाकिर हुसैन 2 हो गया, इसको पद्म विभूषण 2023 पुरस्कार मिला है। जैसे ऑप्शन में ये भी दे देगा कि किसमें 2023 का पद्म विभूषण पुरस्कार किसको मिला है, तो आपको 4 एक ऑप्शन में देगा और 3 उसमें नहीं रहेगा। तो आपको याद रखना है, पद्म विभूषण पुरस्कार 2023 मिला है बालकृष्ण दोषी, जाकिर हुसैन, SM कृष्णा और दिलीप महालनबिस 4 हो गया, और 5वां है श्रीनिवास वरदान, और 6ठा है मुलायम सिंह यादव जो कि यूपी के हैं, मुलायम सिंह यादव। तो 6 लोगों को ये मिला, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 96 में है कि दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया। अब इसमें कन्फ्यूजन ये होता है कि औरंगजेब ने करवाया या तो शाहजहां ने करवाया। ठीक है, तो दिल्ली में दिल्ली के जो लाल किला है वो मोती मस्जिद का, उसमें मोती मस्जिद का निर्माण जो करवाया वो करवाया औरंगजेब। ठीक है, दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने करवाया, और आगरा का जो मोती मस्जिद है उसे शाहजहां ने करवाया। उसे यहाँ ऐसे रिलेट कर लीजिए, जैसे आगरा का ताजमहल किसने निर्माण करवाया, शाहजहां ने, तो उसी प्रकार आगरा के जो मोती मस्जिद है उसका निर्माण किसने कराया, शाहजहां ने करवाया। ठीक है, तो ऐसे याद रख लीजिए इसको। ठीक है, हालांकि दिल्ली के लाल किला का निर्माण किसने कराया, तो वो कराया था शाहजहां ने, इसे ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी फलक की किसी अनुप्रस्थ काट में समय t में प्रवाहित नेट आवेश q है, तो डैश में प्रवाहित विद्युत धारा है, तो धारा के बराबर सूत्र क्या होता है, I बराबर Q/T, इसे याद रखना, I बराबर Q/T। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनेस्को द्वारा घोषित अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है 21 फरवरी को, इसे याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमित शाही को देश क्षेत्र में उनके योगदान के लिए माइकल एंड शीला हेल्ड पुरस्कार प्राप्त हुआ, तो इसका करेक्ट आंसर है ये कंप्यूटर विज्ञान में मिला है अमित शाही को है ना, कंप्यूटर विज्ञान में माइकल एंड शीला हेल्ड पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रोफाइल को समय समय पर प्रकाशित करता है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, केंद्रीय स्वास्थ्य खुफिया ब्यूरो। ठीक है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रोफाइल को समय समय पर प्रकाशित करता है केंद्रीय स्वास्थ्य खुफिया ब्यूरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस योजना का उद्देश्य राष्ट्र के पर्यटन विकास के लिए आध्यात्मिक केंद्र सृजित करता है, तो किस योजना का उद्देश्य राष्ट्र के पर्यटन विकास के लिए आध्यात्मिक केंद्र बोलेगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है प्रसाद योजना। ठीक है, और जो हेरिटेज सिटी है उसके बारे में अगर बोलेगा तो वो हृदय योजना है। ठीक है, लेकिन आध्यात्मिक केंद्र सृजित करता है वो प्रसाद योजना है, इसे याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 106 है, निम्न में से कपास के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है,
तो भारत में छोटे रेशे वाली कपास का सर्वाधिक उत्पादन होता है, ये गलत है। देखिए, एक होता है छोटे रेशे वाले, एक होता है मध्यम रेशे वाले, और एक होता है लंबे रेशे वाली। तो भारत में जो सर्वाधिक उत्पादन होता है वो मध्यम रेशे वाली कपास का उत्पादन सर्वाधिक होता है। यहाँ दिया छोटे, तो इसलिए ये गलत है, ठीक है। बाकी भारत में गुजरात राज्य प्रमुख कपास उत्पादक राज्यों में से एक है, ये सही है। कपास की खेती के लिए 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा आदर्श होती है, ये सही है। इसकी पैदावार उपोष्ण एवं उष्णकटिबंधीय जलवायु प्रदेशों में होती है, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहायक एनजी संबंधित है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रक्षा प्रौद्योगिकी से संबंधित है। रक्षा प्रौद्योगिकी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 108। क्वेश्चन नंबर 108 में है कि नीचे दिए गए चित्र पर विचार करके सही विकल्प का चयन करें। तो इसका करेक्ट आंसर है, देखिए ये दिया है ऊर्जा, और ये अभिक्रिया निर्देशांक, और ये है संक्रियत संकुलन, ये अभिकारक है, और ये उत्पाद है ना। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाता है कि अग्र अभिक्रिया के संक्रियन ऊर्जा में E1 यानी कि E1 प्लस E2 और उत्पाद अभिकारक से कम अस्थायी है। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में कहा है कि अग्र अभिक्रिया की संक्रियन ऊर्जा E1 प्लस E2 है और उत्पाद अभिकारक से कम अस्थायी है। इसका करेक्ट आंसर हो गया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दोहा राजधानी है। तो देखिए, राजधानी से कितने क्वेश्चन पूछा जा रहा है, और मुद्रा से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए ध्यान रखना है। दोहा किसकी राजधानी है? कतर की राजधानी है, ठीक है। कतर की राजधानी क्या है? दोहा। और कतर की मुद्रा क्या है? तो वो है रियाल, इसे याद रखना है, रियाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 113 है, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको याद रखना है ना। जनवरी 2022 में किस टाइगर रिजर्व ने T/2 पुरस्कार जीता, यानी कि टाइगर की जो संख्या है ना डायरेक्ट दोगुना हो गया था। तो कौन जीता? जिससे 2010 के बाद बाघों की संख्या दोगुनी होकर 80 हो गई है। तो T/2 पुरस्कार 2022 का मिला था सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को मिला था, ठीक है। अब सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? तो ये तमिलनाडु में है, ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा देश बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है? तो देखिए, बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मालदीव। बिम्स्टेक में कुल कितने देश हैं उसको याद रखना आपको, ठीक है। बिम्स्टेक से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बिम्स्टेक BIMSTEC, बिम्स्टेक ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। तो बिम्स्टेक में कौन कौन सा देश है उसको रिलेट यहाँ से कर देते हैं, लेकिन इसमें से कंफर्म नहीं है, लेकिन यहाँ से रिलेट करके याद करवा देते हैं कौन कौन सा देश है आपको, ठीक है। जैसे बिम्स्टेक में है बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, ये 5 याद हो गया। बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, ये 5 देश हो गया। और 2 देश है नेपाल और भूटान, ठीक है। नेपाल और भूटान, तो ये 7 देश है, आपको याद रखना है। बिम्स्टेक का सदस्य कौन कौन सा है? तो बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, ये थाईलैंड है, आपको याद रखना है। थाईलैंड है, मालदीव नहीं है। इसका आंसर जो है, इसका करेक्ट आंसर क्या है? मालदीव, ये बिम्स्टेक का सदस्य देश नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिम्स्टेक का हो गया, और बिम्स्टेक का मुख्यालय भी याद रखना आपको, ढाका है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी? तो अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना 1932 में महात्मा गांधी ने किया था, ये याद रखना है, कन्फ्यूजन नहीं होना है कभी भी। भीमराव अंबेडकर में 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना महात्मा गांधी ने किया था, ठीक है। तो 1932 में कुछ और घटनाएं हुई थी, उसको भी याद रखना है। तृतीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 1932 में हुआ था। पूना पैक्ट कब हुआ था? 1932 में हुआ था। महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि कणों के बीच आकर्षण बलों के बढ़ते क्रम में निम्नलिखित पदार्थों को व्यवस्थित करें। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। देखिए, कणों के बीच आकर्षण बल सबसे ज़्यादा किस में होगा? ठोस में होगा, जैसे शर्करा ठोस, उसके बाद द्रव में होगा, उसके बाद गैस में होगा। तो इसे भी ऐसे करके भी आप दिमाग में रखेंगे तो आंसर आराम से टिक कर सकते हैं। तो सबसे अधिक होगा शर्करा में, फिर दूध में, फिर हाइड्रोजन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत सरकार के किस कार्यक्रम का उद्देश्य चिन्हित क्षेत्रों में समग्र दृष्टिकोण को अपनाते हुए प्रौद्योगिकियों को विकास करना और एकीकृत करना है? तो इसका करेक्ट आंसर है प्रौद्योगिकी विकास कार्यक्रम। देखिए, भारत सरकार के किस कार्यक्रम का उद्देश्य चिन्हित क्षेत्रों में समग्र दृष्टिकोण को अपनाते हुए प्रौद्योगिकियों को विकसित करना है। तो प्रौद्योगिकियों को विकसित करना है और एकीकृत करना है, तो उसका क्या कौन सा है जो कार्यक्रम है? वो प्रौद्योगिकी विकास कार्यक्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सही विकल्प चुनिए। तो इसका करेक्ट आंसर है कि परिनालिका की अक्ष के अनुदिश चलने पर अपरिवर्तित रहता है। पहला क्वेश्चन क्या है? किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका की अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? कि परिनालिका के अक्ष के अनुदिश चलने पर अपरिवर्तित रहता है। इसका करेक्ट आंसर हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 124 में है कि नगुल्ट्रम मुद्रा है। देखिए, मुद्रा से फिर क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है, तो इसीलिए आपको बताते हैं कि आपको याद रखना है सारे। तो नगुल्ट्रम मुद्रा किसका है? भूटान की है। भूटान की मुद्रा क्या है? नगुल्ट्रम है। कजाकिस्तान की मुद्रा क्या है? तो टेंगे है ना। कजाकिस्तान की मुद्रा है टेंगे देगा या तो टेंगे देगा, तो आपको सिंपल याद रखना है टेंगे, ठीक है। तो कजाकिस्तान की मुद्रा हो गई टेंगे, और म्यांमार की मुद्रा है कयात, ठीक है। और दक्षिण कोरिया की मुद्रा है वॉन। दक्षिण कोरिया की मुद्रा है वॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की मात्रा का कितना प्रतिशत नौ परिवहन के द्वारा होता है? तो नौ परिवहन का जो व्यापार होता है वो 95% होता है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मात्रा का 95% नौ परिवहन के द्वारा होता है, ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का सबसे ऊंचा रेलवे पुल किस नदी पर बना है? तो सबसे ऊंचा रेलवे पुल बना है चेनाब नदी पर, ठीक है। देखिए, भारत का ही नहीं बल्कि वो विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल है, वो चेनाब नदी पर बना है जम्मू कश्मीर में, ठीक है। इसे चेनाब पुल के नाम से भी जाना जाता है, तो इसे याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा रबड़ बांध कौन सी नदी पर बना है? तो ये फल्गु नदी पर बना है। कहाँ है? तो ये गया में है। इसका नाम क्या है? गयाजी डैम है, ठीक है। भारत का सबसे बड़ा रबड़ डैम किस नदी पर है? तो फल्गु नदी पर है, इसे याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या मिलान करना है। तो क्या है कि कुछ जीवाणु एंजाइम या जैव सक्रिय अणु के साथ उसका उपयोग दिया हुआ है। तो जैसे स्ट्रेप्टोकाइनेज, तो इसका उपयोग क्या है? तो इसका उपयोग है थक्का स्फोटन, है ना। स्ट्रेप्टोकाइनेज का है थक्का स्फोटन से संबंधित है, ठीक है। साइक्लोस्पोरिन ए इसका संबंध है, ये है प्रतिरक्षा निरोधक से संबंधित है, ठीक है। प्रतिरक्षा निरोधक से संबंधित है। और क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम ये संबंधित है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अम्लीय उत्पादक से संबंधित है। क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम जो है अम्लीय उत्पादक से संबंधित है। और जो मोनोस्कस परप्यूरियस जो है ये रक्त कोलेस्ट्रॉल को कम करने वाला है, ठीक है। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाता है आंसर। इसे ध्यान रखना है, आप अपने से भी एक बार देख लीजिएगा। नेक्स्ट है कि महारानी एलिजाबेथ द्वितीय जिनका हाल ही में निधन हुआ है, तो उन्होंने कितने वर्षों तक शासन किया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ये 70 वर्षों तक शासन किया है, ठीक है। तो ये कितने वर्ष की उम्र में इनका निधन हुआ था? तो ये हुआ था इनका निधन 96 वर्ष की आयु में निधन हुआ। 70 वर्ष की तक शासन किया, यानी कि जो होता है 26 वर्ष की उम्र में ही ये शासन करने लगे थे, ये ब्रिटेन पे शासन करने लगे थे, ये ध्यान रखना है। तो महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का निधन हुआ है, तो इसका कितने वर्षों तक शासन किया? 70 वर्षों तक। कितने आयु की उम्र में इनका निधन हुआ है? तो 96 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ, ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेटुआ घाट मत्स्य गोदीबाड़ा के रूप में विकसित किया गया है या स्थित है? तो पेटुआ घाट कहाँ है? पश्चिम बंगाल में, इसे याद रखना है, पश्चिम बंगाल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी, ये सही है। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे, ये भी सही है। यानी कि इसका दोनों सही है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए, अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से कई क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको ध्यान रहे। जैसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष है तो एनी बेसेंट है, लेकिन अगर पूछे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन है तो वो सरोजिनी नायडू है, ठीक है। प्रथम अध्यक्ष कौन है, डब्ल्यू.सी. बनर्जी। इसकी स्थापना किसने किया, एओ ह्यूम ने किया था 1885 में। उस समय वायसराय कौन था, तो लॉर्ड डफरिन था। इसे भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बॉक्सर विद्रोह संबंधित था, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चीन में हुआ था। बॉक्सर विद्रोह कहाँ हुआ था, चीन में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 138 कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है आचार्य नरेंद्र देव। देखिए, बिहार सोशलिस्ट पार्टी के प्रथम अध्यक्ष जो है ना, अध्यक्ष आचार्य नरेंद्र देव है, ठीक है। और जब पूछे कि महासचिव कौन है, पहला महासचिव, तो जयप्रकाश नारायण आंसर टिक करना है। तो इसे याद रखना है, ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आने वाले एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी के प्रथम महासचिव कौन थे, तो जयप्रकाश नारायण आंसर देना है। अगर अध्यक्ष पूछे तो आचार्य नरेंद्र देव है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, और एक क्वेश्चन ये भी याद रखना है कि भारतीय जो पूछा जाता है कि अखिल भारतीय किसान सभा पार्टी के संस्थापक कौन है, तो स्वामी सहजानंद सरस्वती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 140 है कि सैंधव लिपि की लेखन दिशा कौन सी है, यानी सैंधव लिपि कैसे लिखी जाती है, तो दाहिने से बाएं लिखी जाती है, यानी कि दाहिने से बाएं लिखी जाती है सैंधव लिपि, ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में कब जोड़ा गया है, तो 1967 में जोड़ा गया। ये क्वेश्चन रेलवे एनटीपीसी में भी पूछा गया है, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, जो भारतीय के मूल संविधान में वो 8वीं अनुसूची में वो 14 भाषा थी, ठीक है। बाद में 8 भाषा को जोड़ा गया। तो ये जो 8 भाषा बाद में जोड़ा गया है, इसके बारे में क्वेश्चन निश्चित रूप से पूछा जाता है, तो आपको ये याद रखना है, ठीक है। तो 1967 में सिंधी भाषा को जोड़ा गया, इसे याद ऐसे रखना है, सिंधी 67 ऐसे रिलेट कर लेना, ठीक है। तो आसानी से आप टिक कर सकते हैं। देखिए, 4 ऑप्शन में सिंधी 67 अगर रिलेट कर लेंगे तो 67 में आराम से टिक कर देंगे, ठीक है। और एक भाषा हो गया, ये 1967 में जोड़ा गया था। फिर 3 भाषा को 1992 में जोड़ा गया था, ठीक है। 1992 में जोड़ा गया था, कौन सा, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। इसे याद रखना है, नमक, ठीक है। नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी 4 भाषा हो गया। और 4 भाषा को 2003 में जोड़ा गया था, ठीक है। वो कौन कौन सा है, बोडो डोंगरी, मैथिली, संथाली। बोडो डोंगरी, मैथिली, संथाली। तो मैथिली से भी आपको ध्यान रखना है, मैथिली बिहार का है इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो मैथिली कब जोड़ा गया था, 2003 में जोड़ा गया था, ठीक है। बोडो डोंगरी, मैथिली, संथाली। तो ये 8 भाषा हो गया। और 8वीं अनुसूची में कितनी भाषा है, टोटल 22 भाषा है, इसे भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 146 है कि संगम साहित्य में व्यापारी वर्ग जाना जाता था, तो इसका करेक्ट आंसर है बेनीगर कहा जाता था। देखिए, संगम साहित्य में व्यापारी वर्ग को क्या कहा जाता था, बेनीगर कहा जाता है। पश्चिमी पाकिस्तान के साथ स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ने वाली पूर्वी पाकिस्तान की सशस्त्र सेना का नाम क्या था, तो इसका करेक्ट आंसर है मुक्त वाहिनी, इसका नाम था, ठीक है, मुक्त वाहिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेपाल के पहले निर्वाचित प्रधानमंत्री कौन थे, तो इसका करेक्ट आंसर है विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला। नेपाल के पहले प्रधानमंत्री कौन थे, विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला। नेपाल के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है, तो पुष्प कमल दहल है, ठीक है। नेपाल की राजधानी कहाँ है, काठमांडू है। मुद्रा क्या है, तो नेपाली रुपया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये आखिरी क्वेश्चन है, अपच में उपचार के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार की दवाओं का उपयोग किया जाता है। जैसे देखिए, अगर इसको आप नहीं भी कभी पढ़ें तो भी आप आसानी से, मतलब क्या है कि समझ के टिक कर सकते हैं। देखिए, अपच में यानी अपच हो जाता है तो पचाने के लिए क्या, कोई अम्ल जैसे होता है ना कि आमाशय में, मनुष्य के जो आमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। तो अम्ल से ही रिलेटेड आंसर होगा। अपच में उपचार के लिए अम्लत नाशक इसका आंसर हो जाएगा, अम्लत नाशक। इस तरह से आप आराम से टिक कर सकते हैं। तो और एक क्वेश्चन ये भी याद रखना आपको कि मानव के शरीर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों, इस तरह बिहार एसएससी द्वारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज का पार्ट 7 होता है समाप्त। और पिछले वीडियो में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का बिहार में दूसरा अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो गया में हुआ था, 1922 में हुआ था, ठीक है। और आज का क्वेश्चन है कि मुंगेर को राजधानी किसने बनाया, तो इसका आंसर आप कमेंट में दीजिएगा। और कोई भी डाउट